कर्मा एक समृद्ध किसान था जो खेतीबाड़ी के द्वारा बेहतर कमाई अर्जित किया करता है, मगर बदकिस्मती से एक बरस उसकी फसल पर मौसम की मार बिजली बनकर टूट पड़ी। फसल की बर्बादी के साथ उसके सारे पैसे डूब गए। इस सोब में कर्मा इस कदर बीमार पड़ा कि इलाज की लागत में खेती हर जमीन भी उससे छिन गई। जब ये बात कर्मा के कान तक पहुंची तो वो बिलखते हुए बोलने लगा, धनिया, ये तुमने क्या कर दिया? वो खेती तो हमारे घर के दाना पानी का इकलौता आधार बचा था, अब वो भी हमसे छिन गया। अजी, आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उस घड़ी मुझे आपकी जान से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं लगा। मजबूरन मैंने खेती बाड़ी की जमीन बेच दी। बाबूजी, आप रोइए मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। इसके बाद कर्मा अपने परिवार के साथ अस्पताल से घर लौट आता है। घर में दाना पानी न होने के चलते उस दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। जैसे तैसी अगली सुबह होती है। जिया के बापू, आप कहाँ जा रहे हैं? धनिया, मेरी मासूम सी बच्ची भूख से बिलबिला रही है। ऐसे में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। काम की तलाश में जा रहा हूँ। ये कहकर कर्मा घर से निकल पड़ता है। चलते चलते कर्मा अपने खेत की डगर पहुँच जाता है, जहाँ खेत के बीचों बीच खड़ा लाखन उसे ललचाते हुए कहता है, देख ले कर्मा, मैंने कहा था ना कि तेरा खेत खरीद कर रहूंगा। आज ये खेत मेरा हो गया। लाखन, मेरे घर की दशा बेहद दुर्बल हो गई है। मेरा बाल परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया है। भला होता अगर तू मुझे इस खेत में बटाईदार बना लेता। राम नाम जपना, पराया माल अपना। तू मेरे ही खेत में काम करके इसे फिर से हथियाना चाहता है? बटाईदार बनाना तो दूर की बात है, किसी भी कीमत पर मैं तेरे कदम मेरे खेत में पड़ने नहीं दूंगा। कर्मा रोते बिलखते अपने खेत की डगर से काफी दूर निकलकर एक जंगल में जा पहुंचता है। थक हार कर वो एक पेड़ की ओट के सहारे बैठ जाता है। देख ले आसमानी मालिक, चंद रुपयों के चलते मेरी जमीन पर लाखन की मलकियत हो गई है। सवेरे से निकले हुए सांझ की बेला हो चली है। बावजूद इसके मैं एकदम छूछा हूँ। किस मुंह से मैं घर लौटूं? भला होता कि आज इस जंगल में ही मेरी जान निकल जाती और मैं इस मिट्टी में मिल जाता। ऐसा सोचकर कर्मा फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी आंखों से निकला हुआ आंसू जमीन में जाकर मिल जाता है, जिसे जमीन के भीतर से एक सुनहरा अंकुर फूट पड़ता है, जो क्षण भर के भीतर ही घनघोर घने पेड़ में बदल जाता है। फिर देखते देखते पूरा पेड़ रसीले मीठे जलेबियों से लद जाता है, जिसे देखकर कर्मा दंग होते हुए बोलता है, अरे ये क्या बला है? ये सब कुछ मेरी समझ से एकदम परे है। पहले इस जंगल के जमीन से सुनहरे अंकुर का फूटना और उसके चंद ही पलों में जादुई जलेबियों के पेड़ में बदल जाना, अरे अपने आप में अद्भुत है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक जमीन को चीरती हुई एक देवी शोभायमान स्वरूप को धारण किए धरती पर प्रकट होती है, जिसे देखकर कर्मा टखनों पर बैठकर उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम देवी, आप कौन हैं? कर्मा, मैं धरती माँ हूँ। मुझे स्मरण है कि किसानों के लिए उनकी भूमि किस कदर मायने रखती है। धरती माँ, एक किसान की खातिर उसका खेत, उसकी धरती बेशकीमती धन होती है। मेरा खेत खलिहान मुझसे छिन गया। मेरा जीवन भूखमरी के दलदल में डूबता जा रहा है। मैं क्या करूं? कर्मा, तुम्हारे सुनहरे कर्मों को देखकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें भेंट स्वरूप जादुई जलेबियों का पेड़ दिया है। यही तुम्हें शून्य से शिरोमणि के शिखर तक पहुँचाएगा। तथास्तु। कर्मा को जादुई जलेबियों के पेड़ की जानकारी देकर धरती माता अदृश्य हो जाती है, जिसके बाद कर्मा जलेबियों के पेड़ से कुछ जलेबियां तोड़कर उन्हें चौरस के पत्तों में लपेटकर लिए हुए घर लौट कर आता है। बाबूजी, आप आ गए। मैं और माँ कब से आपकी ही बाट जो रहे थे। कर्मा के हाथों में जलेबी देखकर धनिया कहती है, अजी, काम मिल गया क्या? काम तो नहीं मिला धनिया, मगर एक ऐसा जादू का जिन हाथ लगा है जिससे हमारे दुख के दिन सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। अजी, हम गरीब दिन रात मौसम की मार झेलकर हड्डियां गलाते हैं, तब जाकर 2 वक्त का रूखा सूखा खाना नसीब होता है। अरे धनिया, सब छोड़ो और ये रसीली मीठी जलेबियों का लुत्फ उठाओ।
जैसे ही तीनों जादुई जलेबियां खाते हैं, तभी धनिया जलेबियों की बड़ाई करते हुए बोलती है, अजी वाह, जलेबी का स्वाद तो बेहद मनोहर है। इन जलेबियों को खाकर ऐसा जान पड़ रहा है जैसे मुंह के भीतर शहद की गगरी घुल गई हो। हाँ बाबूजी, ये जलेबियां तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतनी रसीली मीठी जलेबियां मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई थी। मेरी जिया बेटी को जलेबियां इतनी ज्यादा पसंद है तो कल से बाबूजी जलेबियों का व्यापार शुरू करेंगे। अजी आपको पता है ना, हमारे पास अभी एक फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसे में जलेबियां बनाने का सामान कहाँ से लेकर आओगे? सवेरे तुम्हें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अगली सुबह कर्मा धनिया को लेकर जंगल आता है, जहाँ जादुई जलेबियों का पेड़ होता है। ये देखकर धनिया कहती है, अरे ये कढ़ाई में तली जाने वाली जलेबियां पेड़ पर कैसे पहुँच गई? धनिया, ये जादुई जलेबियां हैं जो मुझे धरती माँ से भेंट में मिली हैं। कर्मा जादुई जलेबियों के पेड़ पर चढ़कर जलेबियां तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। ये क्या हो रहा है? तुम जिस डाल से जलेबियां तोड़ रहे हो, देखो वहाँ दूसरी जलेबियां उगे जा रही है। अरे यही तो जलेबियों का जादू है धनिया। इसके साथ दोनों दंपत्ति जादुई जलेबी को ठेले पर लाद कर उन्हें बेचने बाजार पहुँचते हैं। मीठी रसीली जलेबियां खा लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। आवाज सुनकर जनता जादुई जलेबी को खाने के लिए कतार में खड़ी हो जाती है। कर्मा और धनिया लोगों को जलेबियां परोसने लगते हैं, जिसे खाकर महेंद्र बोलता है, बहुत खूब, वाह वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त जलेबियां बनाई हैं तुमने। इसके भीतर भरा हुआ ये मीठा रस तो एकदम अमृत जल जैसा है। सच कहा महेंद्र, ये जलेबियां इतनी जबरदस्त बनी हैं कि पेट भर गया, मगर मन है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। उस रोज जादुई जलेबियों से कर्मा की खूब कमाई होती है। ऐसे ही हर दिन कर्मा और धनिया जंगल जाकर जादुई जलेबियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते। उनकी जलेबियों की मांग बाजार भर में बढ़ चुकी थी, जिससे उनके जीवन की रेल पटरी पर पहुंच गई थी। अजी, मैंने सालों से सिर्फ सपना संजोया था कि हमारा घर इतना सुंदर होगा। क्या पता था कि वो इतनी जल्दी साकार भी हो जाएगा। अरे धनिया, सच मानो ये सब कुछ जादुई जलेबियों की बदौलत ही हुआ है। वो बातें कर ही रहे थे, उन्हें इस बात की जरा भी खबर न थी कि लाखन ने उनकी बात सुन ली। अगले दिन जब वो जादुई जलेबियां तोड़ने जंगल पहुँचे तो लाखन भी उनकी संग हो लिया। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। ये जादुई जलेबियां तुम्हारी बुलंदी का गढ़ हैं। चल, मेरी जादुई जलेबियों के पेट, मुझे खूब सारी जलेबियां दे। ये बोलकर लाखन जादुई जलेबी से लदी डाल को हिलाने डुलाने लगता है कि अचानक जादुई जलेबियों के पेड़ से बेशुमार पत्थर लाखन पर बरसने लगते हैं। मैया रे, मर गया रे। अरे कर्मा, रोक, इस पेड़ को रोक, वरना ये जादुई जलेबियों का पेड़ मेरी जान ले लेगा। रुक जाओ जादुई जलेबी के पेड़, रुक जाओ, इसे जाने दो। कर्मा के कहते ही पेड़ एकदम शांत स्थिर हो जाता है, जिसके बाद वो बोलता है, लाखन, कई बार जोर जबरन नहीं बनती। तू केवल लोगों को माटी समझकर रौंदने का काम करता है। जिस दिन तू धरती को धन समझने लगेगा, ऐसे कितने ही जादुई जलेबी के पेड़ तेरे पास भी होंगे। कर्मा की बात से लाखन बेहद शर्मसार होता है और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे कर्मा, तुझसे अमीर होने की होड़ में मेरी आंखें घमंड से चढ़ गई थी, मगर आज मेरी अकल पर पड़े पत्थर हट गए हैं। ये बोलकर वो चला जाता है। सच है साथियों, जैसे बुरी चीजों की फसल का फल किसान के लिए कूड़न बन जाती है, वैसे ही कर्मों की कटनी अक्सर इंसान को सबक सिखाती है। ठंड में सास बहू का गोबर शौचालय। ये कहानी है जूनागढ़ गांव के एक ऐसी पिछड़ी हुई टुकड़ी की, जहां की गरीब औरतें आज भी खुले में शौच करने को विवश हैं, क्योंकि गांव का पुरुष प्रधान समाज अभी अपनी पिछड़ी हुई सोच ऊपर नहीं उठा सका। शायद इसीलिए उनके मन में स्त्रियों के खुले में शौच करने की संजीदगी नहीं। रामलाल भी उसी गांव का एक गरीब निवासी है, जिसके घर में आज बहू ब्याह कर आने की बधाइयां बज रही हैं। जानी तू बिटिया, भाभी को कमरे के भीतर छोड़ा, बेचारी शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। जी माँ, चलिए शगुना भाभी। नीतू अपनी भाभी को कमरे में छोड़ आती है, जहाँ घनश्याम और शगुना अपनी शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं।
तभी भोर के 4 बजते ही कोई किवाड़ खटखटाता है। ये इतनी भोर सवेरे किवाड़ कौन खटखटा रहा है? भाभी, जल्दी दरवाजा खोलो। शगुना झट से रजाई झिटक कर दरवाजा खोलती है। जहाँ हाथों में लोटा लिए खड़ी नीतू कहती है, अरे मोरी दैया, भाभी कितनी देर लगाती दरवाजा खोलने में। चलिए जल्दी से शॉल ओढ़कर बाहर आ जाइए, अम्मा बुला रही हैं। शगुना जल्दी से शॉल ओढ़कर बाहर आती है। तभी सास बोलती है, अरे कितनी देर लगा दी बहू, कब से तेरी बाट जो रही हूँ। चलो सवेरा होने से पहले शौच करके लौट आए। ससुराल में शौचालय का अभाव बहू के मन में खटक पड़ता है। सासू माँ, इसका मतलब घर में शौचालय नहीं? अरे हमारे घर में क्या, गांव भर में किसी के घर में भी शौचालय नहीं। औरत से लेकर मर्द जात भी खुले में शौचालय जाते हैं। अब उससे पहले कि भोर की किरण फूट पड़े, चलो जल्दी। बहू अपनी सास और ननद के पीछे पीछे लोटा लेकर चल पड़ती है। चारों ओर कोहरे की मोटी परत पसरी हुई थी। ऊपर से बहती हुई पूस की पुरवाई बेचारी बहू को अंदर तक झंझोर रही थी। कुछ दूर आकर उनके कदम ठहर जाते हैं, जहाँ एक खेत में फसल लहलहा रही थी, मगर दूसरी खेत ठूंठी पड़ी हुई थी। तीनों झाड़ियों में दुबक कर बैठ जाती हैं, मगर ठंड के मारे बेचारी बहू के दांत बजने लगे। इसी तरह सप्ताह भर बीत गया, मगर एक भोर बहू की आंख न खुल सकी। सवेरे जब बहू नींद से जागी तो शौच जाने की बात सास से जाहिर की। अरे बहू, ये तेरा धवलपुर नहीं, जहाँ जब मन चाहा शौचालय में घुसकर बैठ गए। अरे कितनी आवाज लगाई थी तुझे भोर को, मगर तू टस से मस नहीं हुई। अब सांझ ढलने तक पेट पर लगाम कस, समझी? सास की मनाही सुनकर बहू सांझ ढलने के बाद जोने लगती है और दिन भर भूखे रह जाती है। शाम को नीतू उसे शौच के लिए बाहर ले जाती है। तभी घर लौटते वक्त गांव का एक बिगड़ैल युवक दिवाकर अंधेरा घिरता देखकर उन्हें छेड़ता है। अरे अरे, कहाँ चली मन चली? अरे मेरी गुड़ की डली, जरा ठहरो तो जाने मन। कहो तो हम भी चले कंपनी देने। सुगना पीछे पलटकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उखड़ पड़ती है। अपने घर की माँ बहनों के साथ भी ऐसी ही अतरंगी हरकत करता है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहू अपनी ननद के साथ घर लौटकर ससुराल वालों को सारा वाक्य बताती है। अरे ये दिवाकर है ही बिगड़ैल छिछोरा। आज के थप्पड़ के बाद सहूलियत सीख लेगा, मगर आगे से तुझे सतर्कता बरतनी होगी बहू। इससे कुछ नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन कहाँ छिपकर बैठा हमें देख रहा हो। बेहतर यही है कि अब हमें अपने घर आंगन में शौचालय बनवा लेना चाहिए। बहू, तू तो अपने ससुराल की गरीबी से भली भांति वाकिफ है। अरे घनश्याम और तेरे ससुर दिन भर जमींदारों के खेतों में खटनी करते हैं, तो जाकर हम गरीबों के घर का चूल्हा जलता है। घर का दालान पिछले 2 बरस पहले तूफान में ढह गया, उसे ही ठीक न कर सके। देख, आज भी उसकी ईंटें ढही हुई है। ये देखकर बहू के बुझे मन में शौचालय बनाने की आस उजागर हो जाती है और वो कहती है, माँ जी, एक छोटी राशि में भी हम शौचालय की नींव धर सकते हैं। बहू की ये सोच सुनकर सभी दंग भरे अंदाज में बोलते हैं, मगर वो कैसे? बड़ा आसान है। दलान की ढही ईंट से हम शौचालय की दीवार खड़ी कर सकते हैं और गोबर और माटी के गाढ़े घोल से हम दीवार पर मोटी परत चढ़ा सकते हैं। इसे सीमेंट का पैसा सूखे सूखे बच जाएगा, जिसे शौचालय की सीट खरीदने की लागत सध जाएगी, और ये गोबर शौचालय हमारे गरीब गांव को एक नई सोच से भरेगा। सभी को बहू के गोबर शौचालय की बात जच जाती है, मगर घनश्याम हिचकते हुए कहता है, सुगना, मैं और बाबूजी तुम्हारे इस गोबर शौचालय को बनाने में अपनी भागीदारी निभाना तो चाहते हैं, मगर किसी न किसी को घर की जरूरत भी तो देखनी है। घनश्याम बेटा, तू चिंता मत कर, हम सास बहू साथ मिलकर गोबर शौचालय बना लेंगे। फिर क्या था, अगली सुबह दोनों सास बहू फुर्ती का फेंटा बांधकर माथे पर टोकरी धरकर गोबर बिनने निकल पड़ती हैं, जहां दिन भर के बीच में वो खूब सारा गोबर बटोर कर घर चली आती हैं। बहू, गोबर तो आ गया, अब आगे क्या करना है? माँ जी, हमें इन गोबर और मिट्टी का गाढ़ा घोल तैयार करना है
और जैसे घर बनाने में ईंट के बीच सीमेंट का मसाला भरा जाता है, हम इन ईंट को गोबर के घोल से एक दूसरे पर चिपकाकर टिकाऊ दीवार खड़ी कर सकते हैं। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ बटाती हुई गोबर शौचालय के निर्माण की नींव रखती हैं और दिन भर की कड़ी मेहनत के अस्त व्यस्तता में उन्हें सूरज की ढलान भी नजर नहीं आती। माँ, भाभी, सूरज ढल गया, अब तो थम जाओ। एक भोर सवेर से आप सास बहू लगी हुई हो, बाकी का काम कल होगा। देखो, ओस पड़ने लगी है, अब भीतर आ जाओ, खाना भी तैयार हो गया है। दिन भर की थकी हुई सास बहू खा पी कर सो जाती हैं। अगली सुबह वो फिर नए सिरे से गोबर शौचालय के आगे के काम को बढ़ाती हैं। बहू, आज हमें क्या करना है? माँ जी, आज हमें बांस के सरकंडों से शौचालय का फाटक तैयार करना है। फिर हम उस पर ये बचा कुचा गोबर का गाढ़ा घोल चढ़ा देंगे। इससे फाटक के आर पार कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा और फिर हमें ठंड की मार झेल कर खुली में शौच करने की मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। दोनों सास बहू बिना रुके गोबर के शौचालय को बनाने में जुटी रहती हैं। आखिर में वो गोबर के दीवार के जमीन पर शौचालय की सीट करती हैं। सास बहू के बड़ी मेहनत से गोबर का शौचालय सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। अगले दिन से रामलाल का पूरा परिवार उसी शौचालय का सदुपयोग करने लगता है। अरे वाह भाभी, आप तो गुणों से भरी हुई हैं। बिना बड़े खर्चे के शौचालय बना दिया। जब से ये गोबर का शौचालय बना है, ठंड की ठिठुरन झेलनी नहीं पड़ रही। हाँ बहू, जब से इस गोबर शौचालय की नींव रखी गई है, आधी रात कच्ची नींद में जाकर खुले में शौच के लिए भागम भाग नहीं करनी पड़ती। सास सहित ससुराल के सभी जन बहू की जमकर वाहवाही करते हैं। अब तो हर घर में सास बहू के बनाए गोबर शौचालय की चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद पंचों की बैठक में उन्हें बुलाया जाता है, जहां सरपंच सीताराम कहते हैं, पूरे गांव भर में आप दोनों सास बहू के बनाए गोबर के शौचालय की बात चल रही है। सरकार तो हमारे गांव पर नजर फेरती नहीं और कहीं न कहीं हम पुरुष वर्ग भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे रहे हैं। मगर अब हमें आप दोनों सास बहू के इल्म की जरूरत है, ताकि हर घर आंगन में शौचालय हो, फिर किसी भी बहू बेटियों को खुले में शौचालय नहीं करना पड़े। जी सरपंच जी, मगर गोबर शौचालय की धनी सोच मेरी बहू के बेहतरीन दिमाग की उपज है। मैंने तो उस सोच को आयाम देने में हाथ लगाया है। सरपंच जी, आपने औरतों की भलाई का विषय सोचा है। हम सास बहू इस गोबर शौचालय में बढ़ चढ़कर मदद करेंगी। हम सभी औरत गोबर बटोरेंगी और आप सभी नदी से मिट्टी लाइए और कुछ जन ईंट से शौचालय की नींव रखने में हमारा हाथ बटाइए। अंत में पूरा गांव गढ़ गोबर शौचालय बनाने में सास बहू के साथ बढ़ चढ़कर सहभागिता करता है और सभी के अथक प्रयास से हर घर आंगन में गोबर शौचालय बन जाता है। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी भी औरत को ठंड की कर्कश कोहरे में खुले में शौचालय जाने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।